हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डीएड के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पैटर्न को देखने वाले हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन पैटर्न को बताने वाली हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसके साथ ही देखिए, लास्ट 5 ईयर के सारे क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और कॉम्पिटिशन आप लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसलिए अभी से आपको प्रिपरेशन करनी है, अच्छा नंबर लाना है, तभी आप लोगों को गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एक करके सभी सब्जेक्ट का आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर बताने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले देखिए, ये है आपका मानसिक योग्यता के क्वेश्चन। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको बेसिकली मैच करना है कि कौन सा आंसर सही है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपका क्या क्या क्वेश्चन गिवन है। जैसे देखिए, पुरुष, लड़के, फुटबॉल, कबूतर, पक्षी और कुत्ते। इसके बाद देखिए, सी नंबर पे दिया है शिक्षक, लेखक, संगीत, और इसके बाद आपका दिया हुआ है महाविद्यालय, विद्यार्थी और विद्यालय। तो यहाँ से देखिए, आप लोगों का वेन डायग्राम गिवन है। अब यहाँ से आपको फाइंड करना है कि कौन सा आंसर सही है। तो इसके लिए देखिए, आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। इसके लिए आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, यहाँ पे कौन कौन सा दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब इसमें आपके सारे जो आंसर्स हैं वो बेसिकली सही है। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों का जो है पुरुष, लड़के और फुटबॉल, तो यहाँ पे आप लोगों का ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जैसे देखिए, पुरुष, लड़के और फुटबॉल, तो पुरुष और लड़के एक ही हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों का वेन डायग्राम गिवन है, और फुटबॉल जो है वो डिफरेंट है, तो इसको अलग से शो किया गया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फाइंड करना था, तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, सेकंड नंबर पे है, उस विषम आकृति का चयन कीजिए जो अन्य से अलग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आपका स्ट्रक्चर गिवन है, इसमें देखिए एक डिफरेंट टाइप का ये दिख रहा है। तो ये क्या है, आप लोगों का डिफरेंट है, तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए, श्रेणी के अगले पद में कौन सा आएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपका ये यहाँ पे सी, एफ, तो यहाँ पे आप लोगों को फाइंड करना होता है। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। इसके लिए आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ओनली 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए थर्ड के साथ आपको फर्स्ट भी गिवन है। अगर आप थोड़ा भी इसमें मिस्टेक करते तो आप ये आंसर पिक कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का सही ऑप्शन ओनली 3 होगा, फर्स्ट नहीं है सही ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ पे आप लोगों का बेसिकली ये आप लोगों का श्रेणी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन गिवन है, तो यहाँ से आप लोगों को फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही है। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या है, एंड यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए, फोर्थ नंबर पे आप लोगों का श्रेणी के क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सॉल्व करके नहीं बता रही, आप लोग इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, तो आप लोगों को यहाँ फाइंड करके मैच कर लेना है। इसके बाद देखिए, फिफ्थ नंबर पे है, नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंधों को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाने वाले आरेख की पहचान कीजिए। तो देखिए, पर्वत, जंगल और आपका धरती यहाँ पे गिवन है। तो देखिए, यहाँ पे हम ये फाइंड कर सकते हैं, हमारे जो धरती है, धरती पे पर्वत भी है और जंगल भी है। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंधों को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाने वाले आरेख की पहचान करें, पर्वत, जंगल और धरती। ठीक है, आप लोगों का ये आपको उसमें फाइंड करना है कि पर्वत, जंगल और धरती को कौन सा वेन डायग्राम जो है वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शंस गिवन है। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, यहाँ पे धरती है, धरती में ही आपके पर्वत एंड जंगल दोनों आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, 6 नंबर में आपका गिवन है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़े। एक कथन है तथा आर एक तर्क है, दोनों कथनों के आधार पर उचित विकल्प चुनिए। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन गिवन है, जैसे देखिए, यहाँ पे है CFIL, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा वर्ड आएगा, तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो आपका यह कथन है, साथ ही आपका यहाँ पे अनुक्रम दिया हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हर तीसरा वर्ण बताता है। तो यहाँ पे आप लोगों को फाइंड करना है कि आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों का क्या होगा
कि ए एस और आर दोनों सही है, आर जो है वो ए एस की व्याख्या नहीं करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ए एस क्या है और आर जो है उसकी सही व्याख्या नहीं कर रही है। ठीक है, 6 के बाद अब देख लेते हैं 7। तो 7 में देखिए यदि डन को देखिए 4, 15, 14, 5, तो फिश को हम कैसे लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे DONE लिखा है, ठीक है, डन। तो यहाँ पे आप देखिए डी जो है ABCD, डी जो है वो 4 नंबर पे आता है, सिमिलरली ओ जो है वो 15 पे आता है, एंड एन जो है वो 14 पे आता है, एंड आपका ई जो है वो 5 पे आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे नंबर गिवन है 4, 15 एंड 14, 5। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको फिनिश को आप लोगों को चेक करना है कि कौन कौन से नंबर पे आप लोगों का आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से देखना है कि एफ कितने नंबर पे आता है, आई कितने नंबर पे आता है, इस तरीके से आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसके लिए आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आप इसे सॉल्व करके जरूर देखिएगा, तो ये आप लोगों का सही ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद देखिए 8 नंबर पे दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथन ए एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। तो देखिए आप लोगों का बोर्ड मास का आप लोगों को रूल फॉलो होता है, तो इसको आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, एंड आपने किया होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ कि इसके लिए कौन सा आंसर होगा। इसके लिए आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एस और आर दोनों ही सही है, और आर एस की सही तरीके से स्पष्ट करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप लोगों को आकृति को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली ये यहाँ पे सो है गिवन है, बट आप लोगों को मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये आप लोगों का स्ट्रक्चर गिवन है और यहाँ पे आपके ऑप्शंस गिवन है। तो आपको इसमें से फाइंड करना है कि कौन सा आंसर इसके लिए सूटेबल है। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। इसे आप फिट करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का फुल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कार्यों को एक वृक्ष रोपने के अनुक्रम में जमाइए। तो देखिए ऑप्शंस है आपके पास, एक गड्ढे खोदिए, पौधों को पानी दीजिए। तो ऑब्वियसली ये जो है बी जो है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस है, तो ऑप्शंस में देखिए बी जो है वो 2 जगह पे आ रहा है। इसके बाद देखिए पौधे को मिट्टी में रखिए, डी नंबर पे है पौधे की जड़ को मिट्टी से ढकिए, और ई नंबर पे है मिट्टी में खाद डालिए। तो इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखिए इसमें हम आगे क्या करते हैं, आगे एक गड्ढा खोदेंगे। इसके बाद फिर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर पौधे को मिट्टी में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद पौधों की जड़ को मिट्टी से ढकेंगे, ये हो जाएगा। इसके बाद फिर मिट्टी में खाद डालेंगे और फिर लास्ट में पानी देंगे। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये सारी स्टेटमेंट को फुलफिल कौन सा ऑप्शन करता है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए 11 में है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज गिवन है। तो देखिए इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे टोटल 18 ट्रायंगल है। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को अगेन सीरीज को फॉलो करना है, P है, फिर N है, L है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फाइंड करना है। इसके लिए आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में पता लगाइए कि कौन सी, बेसिकली आप लोगों को इस आकृति में फाइंड करना है। जैसे देखिए सर्कल है, फिर एक बॉक्स है, प्लस है, तो यहाँ पे कौन सा आपका स्ट्रक्चर आएगा, तो आप इसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका आगे बॉक्स आएगा, फिर सर्कल आएगा और फिर ये प्लस आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 14 नंबर में है दिए गए चित्र में सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13। इसके बाद देखिए 15 में है उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए कागज की शीट से बने बॉक्स में समान हो। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ए, सी और डी। तो देखिए ए, सी और डी इसके सही ऑप्शन है। ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं कौन से अंक पैटर्न के अनुसार नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर सही नहीं है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को आंसर बता देती हूँ। इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14। नेक्स्ट विषम को पहचानिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे विषम पहचानना है। अब देखिए जैसे आप लोगों का जो रोड होता है, रोड पे आपका साइकिल भी चलता है, बाईसाइकिल भी चलता है और ट्रक भी चलता है, लेकिन जहाज नहीं चलता है। तो ये क्या हो गया, विषम हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका 18 नंबर। यदि माइनस का अर्थ जोड़ना, प्लस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ घटाना और मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का अर्थ भाग है, तो इनमें से कौन सा समीकरण सही है। तो देखिए इसको आपको कैलकुलेट करके फाइंड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आंसर बता देती हूँ। इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है उस आकृति को चुनिए जो शेष से भिन्न है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एक बॉक्स है, बॉक्स में आप लोगों का इस तरीके से गिवन है स्ट्रक्चर, मतलब दो आप लोगों का पैटर्न फॉलो हो रहा है और इस तरीके से दो आप लोगों का पैटर्न फॉलो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो है सी नंबर वो डिफरेंट है, तो ये आप लोगों का भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। अब यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली फाइंड करके मैच करना था। जैसे देखिए यहाँ पे बी है और ई है, तो देखिए बी के बाद सी डी आप लोगों का दो का डिफरेंस है, इसके बाद फिर ई आ जा रहा है। सिमिलरली आपको फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा जिसमें दो का गैप हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एच है, एच के बाद आप लोग आई जे, दो का गैप है, फिर के आ रहा है, तो आप लोगों का ए का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको फाइंड करना है और यहाँ पे आंसर बताना है। तो देखिए इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट एंड सी का फोर्थ, डी का थर्ड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट है 21 नंबर। पासे के निम्नलिखित दो अलग अलग स्वरूपों में कौन सी संख्या दो के विपरीत आएगी। तो देखिए इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दो के विपरीत में क्या होगा, 4 होगा। नेक्स्ट है 22। निम्न में से किनका संबंध नदी समुद्र के समान है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रदेश, देश, गैस, वायु, सब्जी, भोजन। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसके लिए आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी महाविद्यालय का संबंध विद्यालय से है, प्रदेश का संबंध देश से है। ठीक है, नेक्स्ट है 23। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को एक स्ट्रक्चर गिवन है। अब आपको बताना है कि इससे कौन सा स्ट्रक्चर इन 4 ऑप्शंस में से बना सकते हैं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके लिए आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके के स्ट्रक्चर से आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पदों को श्रेणी में जमाइए। तो देखिए यहाँ पे हम किस तरीके से करेंगे, आगे 2 आएगा, इसके बाद फिर 6 आएगा, इसके बाद फिर आपका 12 आएगा, देन 20 एंड फिर 30। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अरेंज कर लेना है। इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी डी बी ई। तो ए में देखिए आगे 2 है, सी में फिर 6 है, डी में फिर 12 है, इसके बाद फिर बी में आपका 20 है, फिर ई में आपका 30 है। इस तरीके से आपको अरेंज करना था। इसके बाद देखिए शब्द इनक्रेडिबल में कौन से शब्द नहीं बनाए जा सकते। तो देखिए इनक्रेडिबल से कौन से शब्द नहीं बनाए जा सकते। तो देखिए इनक्रेडिबल में आप लोगों को फाइंड करना है। जैसे देखिए रेड तो आ जाएगा और NERD भी आ जाएगा, REBLE भी आ जाएगा, लेकिन एबल जो आपका ABEL लिखा है, तो देखिए ए इसमें आप लोगों का नहीं है, इसलिए आपका ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 वो आप लोगों का गलत हो जाएगा। इसके बाद RBI भी इसमें फाइंड हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए आपका केवल एक यानी ऑप्शन 4 जो है वो गलत हो जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए देखिए यहाँ पे आप लोगों का 4 और 5 दिया हुआ है, बट यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन केवल 4 होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित को सही कालक्रम में जमाइए। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन गिवन है, आप लोगों को अरेंज करना है। सबसे पहले देखिए
यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, आपका वर्ष आ जाएगा। सबसे पहले आपका वर्ष आएगा और वर्ष के बाद आपका क्या आता है, माह। माह के बाद क्या आएगा, पखवाड़ा आएगा। पखवाड़ा के बाद फिर आप लोगों का सप्ताह आएगा और फिर दिवस आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा। वेट अ मोमेंट, देखिए सबसे पहले क्या आएगा आपका, इधर ए आएगा। ए के बाद फिर आप लोगों का क्या आएगा, देखिए वर्ष है, वर्ष के बाद माह यानी कि सी। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, ए के बाद सी, इधर से ये आ रहा है बी। ठीक है, तो 26 का आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए 27 में यहाँ आपको बताना है कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन गिवन है ए बी डी, ए बी या फिर मात्र डी। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो देखिए स्ट्रक्चर में आप लोगों का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी में मात्र डी ही गिवन है, जो कि आपका ये सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न अनुक्रम की अगली जोड़ी क्या होगी। तो यहाँ पे आप लोगों को फाइंड करना पड़ेगा, इसे आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6F। ठीक है, नेक्स्ट है 29 श्रेणी का अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को फाइंड करके बताना है कि जैसे 0 है, 3 है, 8, 15, 14, तो नेक्स्ट आपका कौन सा आंसर आएगा। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 35। इसके बाद देखिए मानसिक योग्यता का ये लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए ये आप लोगों का कथन कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का कथन गिवन है कि एक मानक पासे पर विपरीत फलकों पर बिंदुओं की संख्या का योग 7 होता है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर आपका आर यानी कारण में दिया है एक मानक पासे पर फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं होती हैं और विपरीत फलकों पर संख्याएं का योग 7 होता है। तो बताइए इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ए एस और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर एस का सही तरीके से स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का मानसिक योग्यता का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है सामान्य ज्ञान या फिर जीके। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का मानस है, लोहित भी है और सुबनसिरी भी है। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टॉस। नेक्स्ट है निम्नलिखित शासकों को उनके कालक्रम अनुसार सही क्रम जमाइए। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को अरेंज करना है। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास बलबन, आराम शाह, रजिया सुल्तान, मोहम्मद बिन तुगलक एंड अलाउद्दीन खिलजी। तो इसे आपको अरेंज करना था। इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी BACDE। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अब यहाँ पे आपको बेसिकली मैच करना है, तो आपको यहाँ पे अरेंज करना था और बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों की ऑप्शंस गिवन थे। तो यहाँ आपको मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का सबसे पहले एमपी का अगर आप देखेंगे तो एमपी का 29 है। सिमिलरली आपका जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में तो आपको पता होगा 11 है। महाराष्ट्र का देखेंगे तो महाराष्ट्र में 48 है। एक ही बच जा रहा है आपका हरियाणा का, यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश का 29 यानी कि IB 4th। तो देखिए ये है। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ का 11 यानी कि आप लोगों का सेकंड आएगा। तो देखिए सेकंड यहाँ पे है। तो आप लोगों का यही एक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे आप लोगों को कथन और कारण दिया हुआ है। सबसे पहले कथन है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने समाज सुधारकों की सहायता करने की पुरानी नीति छोड़ दी। तो ये बिल्कुल सही है। कारण है उनका मत था कि सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा आदि समाज सुधार के कदम 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख कारण थे। तो बताइए इसमें आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एस और आर दोनों ही सही है। आर इसका सही तरीके से व्याख्या करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35। ये आप लोगों का साइंस का क्वेश्चन है। रदरफोर्ड किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग सभी ने इसका आंसर किया होगा। इसके लिए आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी तरंग।
नेक्स्ट है 36, यहाँ पे आप लोगों को मैच करना है। बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को आंसर बता देती हूँ। इसके लिए आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी एंड फोर्थ का सी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा योग मुख्य रूप से शारीरिक आसनों और श्वास नियंत्रण पर केंद्रित है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग या फिर ज्ञान योग। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हठ योग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। मूल अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया है? तो बताइए कौन सा होगा? आपका 42 होगा या फिर 43 होगा, 44 होगा या फिर 24 होगा। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन है 44। नेक्स्ट है एनसीएफ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आपका इसके क्वेश्चन आपका बना हुआ है। एनसीएफ 2023 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मूल शिक्षक की एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में आपको अरेंज करना है। ठीक है, ये आपका एनसीएफ के क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है? मूल शिक्षा के महत्व को समझना। तो सबसे पहले नंबर पे तो यही आएगा। इसके बाद है मूल आधारित शिक्षण विधियों का अभ्यास करना। इसके बाद यही आएगा। कार्यान्वयन के लिए रणनीति विकसित करना। तो सी, देखिए इसमें ए बी सी, तो देखिए इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से अरेंज करना था। ए बी सी डी लगातार आपका दिया हुआ है, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसे सॉल्व कर लिया होगा। इसके बाद देखिए 40, निम्नलिखित में से संस्थागत एजेंसी नहीं है। तो देखिए ऑप्शन है सहकारी समिति, व्यापारिक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, देसी बैंकर। तो देखिए यहाँ पे सहकारी समिति है, व्यापारिक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी है, नाबार्ड भी है, लेकिन यहाँ पे देसी बैंकर नहीं है। तो नहीं पूछा था, तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को अगेन अरेंज करना है। कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें जो भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय आय के अनुमान की शुरुआत, भारत में आर्थिक उदारीकरण लागू होना, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी, भारत में पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ, नीति आयोग का गठन। तो बताइए इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें देखिए सबसे पहला जो है वो फर्स्ट होगा, राष्ट्रीय आय के अनुमान की शुरुआत। ठीक है, इसके बाद फिर कौन सा हो जाएगा? भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। इसके बाद भारत में आर्थिक उदारीकरण लागू होना। नेक्स्ट है आप लोगों का नीति आयोग का गठन और लास्ट में हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे फर्स्ट वाला है। तो देखिए यहाँ पे आपके दो ऑप्शन है फर्स्ट में। तो इसके बाद आपका सेकंड जो होगा वो कौन सा था? फोर्थ। तो फोर्थ आपका ये है, तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। अब ये भी आपको का साइंस का क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न में से सही क्या है? तो देखिए पहला है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करती है, बिल्कुल सही है। इट सर्कुलेट ऑक्सीजन इन ब्लड। सेकेंड है इट इज आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, ये भी बिल्कुल सही है, यह लौह युक्त यौगिक है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट सम डिसीजेस। तो देखिए ये इम्यूनिटी जो प्रोवाइड नहीं करती है, तो थर्ड आप लोगों का गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ थर्ड है तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करती है, तो ये बिल्कुल सही है। इट गिव्स रेड कलर टू द ब्लड। ओके, तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन कौन जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, तो ये हमारा डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं 43। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन होगा ऋजुपालिका। नेक्स्ट है 44। देखिए यहाँ पे आपका कथन कारण की क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली तथा अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियां जलप्रपात का निर्माण करती हैं। इसके बाद आपका सेकंड है पश्चिमी घाट पर्वतमाला का पश्चिमी किनारा तेज और खड़े ढाल वाला भाग है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है, तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। एस और आर दोनों सही है और आर एस का सही तरीके से व्याख्या करता है। इसके बाद देख लेते हैं 45।
तो देखिए ये आप लोगों का कथन कारण का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे दिया है, हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत ने न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक घोषणा की है। इसके बाद आर में यानी आपका कारण दिया हुआ है, नियोजन में विकास को प्रेरित करने के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। तो बताइए क्या है। देखिए फर्स्ट जो है वो आप लोगों का सही है और आर जो है वो भी सही है, बट इसका सही तरीके से व्याख्या नहीं करता है। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ए, एस और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो एस का सही तरीके से व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कोयला उत्पादक क्षेत्र का दक्षिण से उत्तर की ओर आप लोगों को अरेंज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ है तलचर, सिंगरेनी, नेवेली, कोरबा और बोकारो। तो बताइए इसे किस तरीके से आप अरेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम अरेंज करते हैं सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहला जो हो जाएगा आपका तलचर हो जाएगा। ठीक है, पहला जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा, तलचर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में सबसे पहले नंबर पे तलचर का एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें सबसे पहले क्या आएगा, तलचर आएगा, इसके बाद कोरबा, इसके बाद नेवेली, फिर आपका सिंगरेनी आएगा और लास्ट में बोकारो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न शहरों को क्रम में रखें। तो देखिए यहाँ पे आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए एंटवर्प, फिर है आपका बर्लिन, फिर है पेरिस, फिर है एथेंस। तो बताइए किस तरीके से आप इसे अरेंज करेंगे। इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले एथेंस है, फिर आपका पेरिस है, इसके बाद बर्लिन है और फिर लास्ट में आपका एंटवर्प है। ठीक है, इसके बाद देखिए एनईपी 2020 के अनुसार स्कूलों में खेल शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो देखिए पेशेवर एथलीट तैयार करना, शारीरिक फिटनेस और सामग्री विकास को बढ़ावा देना, केवल शिक्षा पर ध्यान देना, केवल वर्ड कभी भी नहीं आता है तो केवल ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, तनाव को कम करना। तो बताइए इसके लिए आपको सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। एनईपी 2020 के अनुसार स्कूलों में खेल शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या था। तो देखिए शारीरिक फिटनेस और सामग्री विकास को बढ़ावा देना, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, इसके बाद है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित आदर्श में से कौन सा है। देखिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का डी में केवल 4 दिया हुआ है, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 50। ये आप लोगों का कथन कारण बेस्ड क्वेश्चन है। ये आप लोगों का बेसिकली सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर मूव करेंगे। यहाँ पे देखिए कथन आपका गिवन है, एनसीएफ 2023 सुझाव देता है कि योग शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का अनिवार्य भाग बनाया जाना चाहिए। तो देखिए ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आर नंबर पे लिखा हुआ है कारण, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए योग शिक्षा आवश्यक है और इसका लाभ कक्षा से परे भी है। तो ये भी आपका सही है। तो इसके लिए आपको सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एस और आर दोनों सत्य हैं और आर एस को सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल इंटरेस्ट, शिक्षण अभिरुचि। अब यहाँ पे आप लोगों का देखिए मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए शिक्षक के दृष्टिकोण से आप लोगों को मिलाना है कि उनके संगत विवरण किस तरीके से हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शंस गिवन है। अब यहाँ पे आप लोग इसे रीड कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर इसका बता देती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए का 3rd, बी का 4, सी का 5, डी का 1st, ई का 2nd। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपको मैच करना है कि आपका कितना नंबर आ रहा है एंड आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है एंड आपका कितना टोटल नंबर आ रहा है। ठीक है, और आप कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है पावलव द्वारा कुत्ते पर किए गए प्रयोग संबंध सहज क्रिया को क्रमबद्ध तरीके से आप लोगों को यहाँ अरेंज करना है। अब यहाँ पे देखिए
ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का विलोपित हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप लोगों का बेसिकली जैसे ऑप्शन देखिए, भोजन प्रदान करना, बिना भोजन के लार टपकना और घंटी बजाना और भोजन न देना। तो देखिए या तो घंटी बजा के हम लोग भोजन देंगे या तो नहीं देंगे। तो इसको अगर आप अरेंज करेंगे ना तो आप लोगों का ये पूरा तरीके से फुलफिल नहीं हो रहा है। अब ये बेसिकली डिपेंड करता है कि व्यापम इसका क्या आंसर लेता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, घंटी बजाना यानी कि सी। इसके बाद क्या होगा, भोजन प्रदान करना, तो देखिए ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए बिना भोजन के लार टपकना, तो बी हो जाएगा। बट यहाँ पे देखिए घंटी बजाना और भोजन ना देना, तो यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चन को अभी आप लोग स्किप कर दीजिए एंड इसका व्यापम क्या आंसर लेता है उस बेसिस पर आप लोगों को नंबर दिया जाएगा। अगर आपका आंसर सही होगा तो फिर आप लोगों को उसमें नंबर मिल जाएगा, अदरवाइज विलोपित होगा तो हो सकता है सभी को नंबर मिले या फिर किसी को नंबर ना मिले। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं 53। निम्न में से कौन सी विशेषताएं एक शिक्षक की महान शक्तियों को दर्शाता है? तो देखिए ऑप्शन है संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालिक सक्रिय भागीदारी, उदाहरण स्थापित करना, मान्यताओं को परख की इच्छा, गलतियों को स्वीकार करना। तो ये सारी क्वालिटी टीचर के लिए, एक अच्छे टीचर का ये मतलब शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का ABCD, तो आप लोगों को इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है 54। जब शिक्षार्थी किसी पाठ को इसलिए सिखाता है क्योंकि उसमें उसकी अभिरुचि है तथा उस पाठ को सीखने में उसे खुशी मिलती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो देखिए इसके लिए आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक अभिप्रेरण। शिक्षार्थी किसी अनुशासनात्मक वातावरण में कुछ खास तरह के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुरूप किसी कौशल को सिखाता है, वह शिक्षण क्या कहलाता है? तो ये आप लोगों का फॉर्मल टीचिंग या फिर औपचारिक शिक्षण कहलाता है। नेक्स्ट है, छात्र स्कूल अवस्था में व्यावसायिक लक्ष्य से अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन शिक्षक छात्रों की योग्यता एवं क्षमता को ध्यान में रखकर एक निश्चित व्यावसायिक लक्ष्य और प्रेरित करता है। तो इससे छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये होता है पॉजिटिव इफेक्ट या फिर इसे हम बोलते हैं सकारात्मक प्रभाव। नेक्स्ट है, कक्षा में समूह संबंध को सुधारने की प्रविधियों में कौन सा अलग है? तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का है प्रभावशाली एवं योग शिक्षा, उचित संचार, तानाशाही शिक्षक या फिर परामर्श केंद्र। तो बताइए इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसके लिए आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तानाशाही शिक्षक। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक व उनके द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत को आपको यहाँ पे मैच करना है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन एंड इसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका मैं आंसर बता देती हूँ। इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। यदि छात्र के प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की गति धीमी और बाद के प्रयासों में उनकी गति तीव्र हो जाती है, जिसके फलस्वरूप शिक्षण वक्र तेजी से ऊपर उठता है, यह वक्र क्या कहलाता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है समान निष्पादन वक्र, बी है वर्धमान निष्पादन वक्र, सी है ह्रास निष्पादन वक्र या फिर डी है एस आकार की कर्व बन जाएगी। तो बताइए इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसके लिए आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वर्धमान निष्पादन वक्र या फिर इसे हम बोलते हैं कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आगे उसकी जो कैपेसिटी थी या फिर लर्न करने की, सीखने की, वो कैसे थी, डाउन थी। इसके बाद वो अचानक से क्या हुआ, ऊपर की तरफ बढ़ गया, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, वो अच्छी तरीके से लर्निंग करने लगा। तो इसे हम बोलते हैं इंक्रीज होना, बढ़ना। ठीक है, तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। नेक्स्ट है, जब छात्र किसी विषय को बिना किसी निश्चित उद्देश्य या इच्छा के ही अपने आप सीख लेता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसके लिए आपके पास ऑप्शन है प्रासंगिक सीखना, प्रेक्षण द्वारा सीखना, साभिप्राय सीखना या फिर खुशी से सीखना। इसे हम बोलते हैं प्रेक्षण द्वारा सीखना या फिर इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके सीखना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61।
प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली को डिजाइन करने में शिक्षार्थी विशेषताओं के किस समूहों को सहायक माना जा सकता है? नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प चुनिए। देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं। विषय के संबंध में शिक्षार्थियों का पूर्व अनुभव, शिक्षार्थी के पारिवारिक मित्रों के पारस्परिक संबंध, विषय के संबंधों में शिक्षार्थियों का योग्यता, छात्रा की भाषाई पृष्ठभूमि, निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करने में छात्रों की रुचि, छात्रों को प्रेरक उन्मुखी। तो बताइए इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए फर्स्ट आपका हो सकता है विषय के संबंध में शिक्षार्थियों का पूर्व ज्ञान, ये ऑब्वियस है। शिक्षार्थी के पारिवारिक संबंधों के पारस्परिक संबंध, ये भी सही है। विषय के संबंध में शिक्षार्थियों की योग्यता, तो ये मैटर नहीं करता है। इसके बाद है 4th नंबर पे छात्र की भाषाई पृष्ठभूमि, तो ये भी है। इसके बाद है निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करने में छात्रों की रुचि, ये तो नहीं होनी चाहिए, तो ये नहीं है। इसके बाद देखिए लास्ट है आपका छात्रों को प्रेरक उन्मुखी, या फिर इसे हम बोलते हैं मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा 1st, 3rd, 4th एंड 6th। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। मैंने बताया था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे भी क्वेश्चन बने हुए हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का ज्ञान ब्लैंक और ब्लैंक की प्रक्रिया से बढ़ता है, तो कि यहाँ पे आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देखिए आत्मसात, अनुकूलन, मचान, समायोजन, प्रयोग। तो बताइए इसके लिए आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या ऑप्शंस गिवन है, इसके अकॉर्डिंग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ पे आत्मसात आपका ये बिल्कुल सही है। इसके बाद अनुकूलन यानी कि आपका एडेप्टेशन नहीं होगा। फिर आपका मचान भी नहीं होगा। इसके बाद अनुप्रयोग भी नहीं होगा, तो ये होगा डी। मतलब इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और डी। नेक्स्ट है जब शिक्षार्थी कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय पर ठीक से ध्यान नहीं देता है या दोहराना बंद कर देता है तो सीखने की प्रक्रिया मंद हो जाती है और हम उसे भूल जाते हैं। यह नियम क्या कहलाता है? तो इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिसयूज, या फिर इसे हम बोलते हैं अनुप्रयोग का नियम। मतलब जैसे हम कोई थ्योरी या फिर कोई कंसेप्ट याद करते हैं और उसको हम मल्टीपल टाइम जब रिवाइज करते हैं ना, तो उसे वो हमें अच्छे से याद रहता है। लेकिन एक बार हम उसे छोड़ देते हैं याद करना, तो वो उसे हम भूल जाते हैं। तो जो चीज़ें हम याद करते हैं उसको अगर हम मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हैं तो ये हम लोग को कंसिस्टेंटली याद रहता है। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रयोग का नियम। नेक्स्ट है 64। थार्नडाइक के सिखाने के मुख्य नियमों में से कौन सा संबंधित है? तत्परता का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, प्रभाव का नियम या सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभाव का नियम, या इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट्स। नेक्स्ट है 65। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पे देखिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों को तैयार करना, छात्रों को अच्छे नोट्स प्रोवाइड करना, विषय से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करना, या फिर डी है छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना। तो देखिए इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू डेवलप थिंकिंग पावर इन स्टूडेंट। नेक्स्ट है 66। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण अधिगम संबंधों के संबंध में स्वीकार्य प्रस्ताव का प्रतिनिधित्व करता है? अपना उत्तर इंगित करने के लिए सही कोड चुनें। छात्र किसी परीक्षा में असफल होता है तो शिक्षक भी असफल होता है। सेकंड, प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। इसके बाद देखिए थर्ड, अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। फोर्थ, शिक्षण के बिना अधिगम नहीं हो सकता है। फिफ्थ, एक शिक्षक पढ़ाता है लेकिन सिखाता भी है। 6, वास्तव अधिगम का तात्पर्य रटकर सीखना है। तो देखिए रटकर सीखना, ये ऑप्शन तो सीधे गलत हो जाएगा। देखिए जितने भी ऑप्शन में 6 नंबर दिया है वो गलत हो जाएगा। तो देखिए आपका डी एंड सी ये दोनों गलत है। अब आपको फर्स्ट एंड सेकंड में बताना है कि कौन सा आंसर इसमें से सही है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ पे आपका अभिकथन और तर्क दिया है। अभिकथन है शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध व्यवहार से है। शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन कर उसे उत्तम बनाती है।
तर्क दिया है धर्म और धन के द्वारा जीवन में उन्नति की जा सकती है। तो बताइए इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही गिवन है, एंड जो आपका आर यानी कि जो तर्क दिया है इसमें देखिए धर्म और धन की बात की गई है, इसलिए ये स्टेटमेंट आप लोगों का गलत है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एस सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। अब यहाँ पे आप लोगों का बेसिकली सिद्धांत और विवरण गिवन है, तो आप लोगों को इसे पढ़ना है एंड इसके बाद आंसर देना है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैं इसका डायरेक्ट यहाँ पे आप लोगों को आंसर बता रही हूँ। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन एंड इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपका आंसर है, ए का थर्ड, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट, डी का 4 एंड ई का 5। ठीक है, तो यहाँ आप क्वेश्चन देख लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को सॉल्व करना था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। कार्यस्थल में किसी नई परिस्थिति के अनुकूल ढलने का पहला कदम क्या है? सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बदलाव को स्वीकार करना। सेकंड है बदलाव से निपटने के लिए योजना बनाना। सी नंबर पे है नई स्थिति का मूल्यांकन करना और चुनौतियों को समझना। डी नंबर पे है फीडबैक मांगना। तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो बताइए इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 69 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई स्थिति का मूल्यांकन करना और चुनौतियों को समझना। एवैल्यूएटिंग द न्यू सिचुएशन एंड अंडरस्टैंडिंग द चैलेंजेस। ओके, इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70, अभिकथन और कारण। अब देखिए अभिकथन आपका गिवन है, सामाजिक व्यवसायिक रुचि वाले लोग सीखने या बढ़ने में मदद करने के लिए दूसरों के साथ काम करना पसंद करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है वे अक्सर एकांत कार्य वातावरण की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि अभिकथन आपका एस सही है लेकिन आर गलत है। तो देख लेते हैं कहाँ गिवन है। कारण जो है वो सही है और कारण गलत है। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस जो है वो सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। अब यहाँ पे देखिए अगेन आपका अभिकथन और तर्क दिया हुआ है। अभिकथन है सीखने की अनुक्रिया करने के बाद बालक को पुनर्बल प्राप्त होता है। तो ये बिल्कुल सही है। तर्क दिया है बल का सीखने पर संतोषजनक प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या है, ये भी सही है लेकिन ये अकॉर्डिंग जो आपका अभिकथन गिवन है उसके लिए ये उसके लिए सुटेबल आंसर नहीं है। तो आप ये बोल सकते हैं कि आपका ये दोनों आंसर सही है लेकिन जो तर्क आर है वो एस का सही तरीके से एक्सप्लेनेशन या फिर स्पष्टीकरण नहीं करता है। इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस और आर दोनों सही है परंतु आर जो है वो एस को सही तरीके से स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। मैकडूगल ने बालक के 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियों व उनके संबंध संवेग का वर्णन किया है। प्रमुख 5 संबंध संवेग का क्रमबद्ध कीजिए। तो आपको यहाँ पे बेसिकली अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, वात्सल्य है, क्रोध है, घृणा है, कष्ट है और आपका भय है। तो इसे अरेंज कीजिए। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे तो यही आपका वात्सल्य आ जाएगा, फिर क्रोध, फिर घृणा, इसके बाद भय, फिर भय के बाद क्या होता है, कष्ट आता है। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी सी ई डी, सी, ए बी सी ई डी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। व्यावसायिक रुचियों का निर्धारण करते समय पिछले अनुभवों पर विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन गिवन है, पहले नंबर पे है यह उन शौकों की पहचान करने में मदद करता है जो करियर उन्मुख नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल गलत है। बी नंबर पे है यह व्यक्तिगत मूल्यों, कौशल और वरीयताओं को स्पष्ट संकेत प्रदान करता है। तो ये हो सकता है। इसके बाद देखिए यह करियर विकल्पों को एक विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित करता है। तो सीमित तो नहीं करता है। डी नंबर पे है यह केवल उच्च भुगतान वाली नौकरियों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये भी नहीं होगा। तो इसके लिए आपका सबसे सुटेबल आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नेक्स्ट है जॉन हॉलैंड का सिद्धांत क्या था। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने थियोरी पढ़ा है तो ही आप इसे सॉल्व कर पाएंगे या फिर इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए पहले नंबर पे है लोगों का इष्टतम करियर उनके माता पिता जैसे ही होता है। सेकंड नंबर पे है कामकाजी लोगों के 6 व्यक्तित्व होते हैं जो 6 कार्य वातावरण जाते हैं।
सी नंबर पे है लगभग 1/6 आबादी प्रशासनिक नौकरियों के लिए डिजाइन की गई है जबकि बाकी श्रम के लिए बेहतर है। डी नंबर पे है नौकरी की खुशी का व्यक्तित्व से कोई लेना देना नहीं है, केवल आय और प्रतिष्ठा से है। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कामकाजी लोगों के 6 व्यक्तित्व होते हैं जो 6 कार्य वातावरणों में मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। नीचे दिए गए कार्यों को उस उपक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए जो व्यावसायिक रुचियों की पहचान और विकास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सुटेबल आंसर आप लोगों को इसमें फाइंड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या आपका ऑप्शंस गिवन है इसमें। विभिन्न करियर विकल्पों का अनुभव या शोध के माध्यम से अन्वेषण करना। सेकंड नंबर पे है व्यक्तिगत ताकत, मूल्य और रुचियों की पहचान करना। थर्ड नंबर पे है चुने गए व्यावसायिक क्षेत्र के लिए आवश्यक शिक्षा या कौशल प्राप्त करना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट नंबर पे है विभिन्न करियर विकल्पों का अनुभव या शोध के माध्यम से अन्वेषण करना। सेकंड है व्यक्तिगत ताकत, मूल्य और रुचियों की पहचान करना। थर्ड नंबर पे है चुने गए व्यावसायिक क्षेत्र के लिए आवश्यक शिक्षा या कौशल प्राप्त करना। फोर्थ नंबर पे है क्षेत्र में पेशेवरों से सलाह या मार्गदर्शन प्राप्त करना। फिफ्थ नंबर पे है पिछले अनुभवों और उपलब्धियों पर विचार करना, प्राथमिकता निर्धारित करना। तो बताइए इसमें सबसे पहले नंबर पे कौन सा आ जाएगा? आपको एक एक करके रेट कर लेना है और यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शंस गिवन है और इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको अरेंज करना आना चाहिए। इसमें देखिए सबसे पहले नंबर पे आपका कौन सा आंसर होगा? सबसे पहला नंबर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। ठीक है, सबसे पहले 5 नंबर वाला आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आपको पिछले अनुभव और उपलब्धियों पर विचार करना है और प्राथमिकता निर्धारित करना है। इसके बाद फर्स्ट आ जाएगा। तो फर्स्ट में है विभिन्न करियर विकल्पों का अनुभव या शोध के माध्यम से अन्वेषण करना। फिर आपका आ जाएगा सेकंड में आपका है व्यक्तिगत ताकत, मूल्यों और रुचियों की पहचान करना। और इसके बाद आपका आ जाएगा थर्ड चुने हुए व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक शिक्षा या कौशल प्राप्त करना। फिर लास्ट आपका आ जाएगा क्षेत्र में पेशेवरों से सलाह या मार्गदर्शन प्राप्त करना। ठीक है, तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 76। अधिगम स्थानांतरण के उद्देश्य की प्राप्ति में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारकों का क्रमबद्ध कीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली अरेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोगों के पास ऑप्शंस गिवन है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला है अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग। बी नंबर पे है समझदारी। सी नंबर पे है सामान्यीकरण। डी नंबर पे है विषय की समानता और ई नंबर पे है अध्ययन की विधियां। तो बताइए इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको रीड करके बताना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आपका हो जाएगा सामान्यीकरण। ठीक है, तो सी सबसे पहले होगा। तो देखिए सी यहाँ पे सभी में गिवन है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो होगा वो होगा, इसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका ए, अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करना। तो यहाँ पे देखिए ये आप लोगों का एलिमिनेट हो जाएगा। अब इन दोनों में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसके बाद थर्ड कौन सा आएगा? तो थर्ड आपका आएगा समझदारी। ठीक है, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आएगा सी, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा डी और लास्ट में आएगा ई। तो इस तरीके से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आंतरिक अभिप्रेरण व्यक्ति को भीतर से प्रेरणा प्रदान करती है। आंतरिक अभिप्रेरणा से कौन सा संबंध नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो देखिए चिंता, उपलब्धि की आवश्यकता, आकांक्षा स्तर, प्रशंसा। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रशंसा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन अधिगम के सबसे प्रभावी कारक हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन गिवन है। पहले नंबर पे है सरकारी नीति, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अभिप्रेरणा, सी है अभिक्षमता, डी है अभिरुचि, ई है भौतिक सुविधा। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो देखिए बी अभिप्रेरणा ये सही है बिल्कुल। फिर अभिक्षमता जो है ये भी सही है और फिर आपका अभिरुचि भी सही है। भौतिक सुविधा नहीं होगा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी सी डी यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79। व्यावसायिक रुचियों को विकसित करते समय निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे है इंटर्नशिप और स्वयंसेवी कार्य के साथ प्रयोग करना, तो ये तो है विभिन्न व्यवसायों की प्रकृति पर शोध करना, तो देखिए यही आपका सही ऑप्शन होगा, मतलब ये आपका रणनीति प्रभावी नहीं है। इसके बाद आप ये चाहे तो इसे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80। अब ये देखिए, ये हमेशा आपका पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छात्र केंद्रित कक्षा ब्लैंक के लिए होती है, तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शंस गिवन है। व्यक्तिगत अंतर के भेद को कम करने के लिए, तो नहीं। शिक्षक उन्मुख व्याख्यान को कम करना, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद आप चाहे तो इसे रीड कर लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से आप लोगों का हिंदी का क्वेश्चन शुरू हो रहा है और आप लोगों को अब देखना है हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे है हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 52 होते हैं आपके टोटल वर्ण, ठीक है। इसके बाद देखिए 82 है गिरोह शब्द का उदाहरण है, तो बताइए इसमें से कौन सा उदाहरण है। समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें देखिए जो गिरोह है वो आप लोगों का समूहवाचक संज्ञा आंसर है, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो देखिए कलम तो होगा नहीं, पानी है, गाय भी नहीं है, सोना है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अ और द। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 84 सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं, तो इसमें बताइए आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो सदा पुल्लिंग ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे है सोमवार, नींबू, हिंदी, दाल। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए अ ब या फिर अ ब द, केवल स द या फिर अ ब और स। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे सोमवार और नींबू, ठीक है। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए अ और ब। ये हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग रहता है। नेक्स्ट है 85, आपको यहाँ पे मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे कॉलम ए है या फिर कॉलम फर्स्ट है और कॉलम सेकंड है, तो आपको इसमें मैच करना था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गंगा, सूर्य, कोयल, तालाब और कॉलम सेकंड में दिया है पुष्कर, भागीरथी, पतंग और श्याम। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को मैच करना है। सबसे पहले गंगा, गंगा का आपका क्या आंसर होगा, तो यहाँ पे भागीरथी, ठीक है। इसके बाद देखिए सूर्य है, तो सूर्य का क्या हो जाएगा आप लोगों का पतंग। इसके बाद देखिए कोयल, कोयल के लिए आपका सही ऑप्शन होगा श्यामा। इसके बाद आप लोगों का एक ही बच रहा है, तालाब के लिए क्या हो जाएगा पुष्कर। तो सबसे पहले देखिए गंगा का क्या है आप लोगों का सही ऑप्शन भागीरथी। तो देखिए ए का सेकंड, तो ए का सेकंड एक ही में है सी नंबर पे, ठीक है। तो आपका इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 86, किसी पात्र के संवाद लिखने में निम्न विराम चिन्हों का सही क्रम क्या होगा। तो देखिए अल्प विराम, अर्ध विराम, उप विराम, पूर्ण विराम। तो ये देखिए आगे ही ऑलरेडी अरेंज्ड है, अगर आपने इसे एक बार भी पढ़ा होगा तो आप इसे इजीली कर लिए होंगे। सबसे पहले जो आता है वो है अल्प विराम, फिर आता है अर्ध विराम, फिर आता है उप विराम और लास्ट में पूर्ण विराम। पूर्ण विराम होने के बाद क्या होता है, हम उस सेंटेंस से मतलब रुक जाते हैं, वही हम लोग का लिखना जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो हम पूर्ण विराम लगा देते हैं। तो आप लोगों का डी जो होता है वो लास्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से आपका अरेंज होगा ए बी सी डी। तो ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 87, कथन और कारण वाले क्वेश्चन। कथन है तत्सम संस्कृत के वे शुद्ध शब्द हैं जिन्हें हिंदी के मूल रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। कारण दिया हुआ है तत्सम का शाब्दिक अर्थ ही है अनेक, समान या फिर ज्यों का त्यों। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है यानी कि एस कथन जो है वो सही है और आर भी है वो भी सही है, लेकिन आर जो है वो एस को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ए एस और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो एस को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88, आंख
बंद करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका, पहले नंबर पे है अंधा होना, बी नंबर पे है जानबूझकर अनदेखा करना, सी नंबर पे है आंख खराब होना, डी नंबर पे है आंखों से कुछ दिखाई नहीं देना। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसके लिए आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जानबूझकर अनदेखा करना। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी साधारण वाक्य में निम्न का सही क्रम होता है? कर्ता, क्रिया, कर्म, सहायक क्रिया। तो बताइए इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले क्या आता है? कर्ता, फिर कर्म, इसके बाद क्रिया और लास्ट में आ जाता है सहायक क्रिया। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्ता, कर्म, क्रिया, सहायक क्रिया। ठीक है, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 90, हिंदी भाषा में लिंग की संख्या कितनी होती है? तो देखिए संस्कृत का अगर आप देखेंगे तो उसमें 3 संख्या होती है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में 2 ही होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देख लेते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे 91 है, डायरेक्शन लिखा हुआ है, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स प्रिडिक्ट। तो प्रिडिक्ट के लिए एक सही मीनिंग यहाँ से आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस है एक्सप्लेन, फोरटेल, अरेस्ट या फिर ऑब्जर्व। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फोरटेल। नेक्स्ट है 92, डायरेक्शन, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच प्रीपोजिशंस आर करेक्टली यूज्ड। तो इसमें प्रीपोजिशन करेक्टली कौन से सेंटेंस में यूज हुआ है? जे नंबर पे है हर मैरिज विथ फिलिप डिड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग। के नंबर पे है हर मैरिज टू फिलिप डिड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग। एल नंबर पे है व्हेन डिड योर इंटरेस्ट इन सोशल वर्क बिगिन। एम नंबर पे है व्हेन डिड योर इंटरेस्ट फॉर सोशल वर्क बिगिन। तो बताइए इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को 2 ऑप्शन दिया गया है। जैसे देखिए इन दोनों में आपको सबसे पहले बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए हर मैरिज विथ फिलिप डिड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, तो ये आपका ऑप्शन सही है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब के ऑप्शन जो है वो गलत है। तो देखिए के ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी के गिवन है, ये भी के गिवन है, तो ये गलत हो जाएगा। आप ऐसे ही एलिमिनेट करेंगे तो आपका ये ऑप्शन जो है वो जे और एम आने वाला है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे फिर अलग से देखना भी नहीं पड़ेगा एल वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? एम आ जाएगा। तो क्या सेंटेंस है? व्हेन डिड योर इंटरेस्ट फॉर सोशल मीडिया वर्क बिगिन। यहाँ पे क्या आएगा? प्रीपोजिशन फॉर। ठीक है, तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे एंड एम। नेक्स्ट है डायरेक्शन, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो सही तरीके से कौन सा स्पेलिंग इसमें लिखा हुआ है आपको यहाँ पे बताना है अरेंजमेंट का। ठीक है, तो देखिए अरेंजमेंट का सही स्पेलिंग क्या होता है? ARRANGEMENT, अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 94, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो फ्रेटर्निटी, तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हमें ऑपोजिट फाइंड करना है। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट है हॉस्पिटैलिटी, बी है हॉस्टिलिटी, सी है ब्रदरहुड, डी है जेनरोसिटी। तो बताइए इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे फ्रेटर्निटी का ऑपोजिट मीनिंग जो होता है वो होता है हॉस्टिलिटी। ठीक है, स्पेलिंग याद रखिएगा, HOSTILITY, हॉस्टिलिटी। ठीक है, अब देखिए 95, इन द फॉलोइंग आइटम देयर इज अ सेंटेंस इन विच पार्ट्स हैव बीन जम्बल्ड, rearrange the part which are denoted as A, B, C, D, E so that reordered sentence make a coherent sequence. A नंबर पे है he wished to repair his fortune. B नंबर पे है one day Bassanio came to Antonio and told him that. C नंबर पे है whom he dearly loved. D नंबर पे है by a wealthy marriage with a lady. E नंबर पे है whose father had left her soul heiressy to a large estate. तो बताइए इसे आप किस तरीके से अरेंज करेंगे? इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आएगा वन डे बेसेन्यू केम टू एंटीन्यू एंड टोल्ड हिम दैट के बाद आगे आपका कौन सा आंसर आएगा? ए नंबर, ही विश्ड टू रिपेयर हिज फॉर्च्यून।
आगे कौन सा आएगा? डी, बाई अ वेल्दी मैरिज विथ अ लेडी। इसके बाद सी नंबर आएगा, हुज ही डियरली लव्ड। लास्ट में आपका ई आएगा, हुज फादर हैड लेफ्ट हर सोल हायरसी टू अ लार्ज स्टेट। ठीक है, तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी ए डी सी ई। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। Question number 96. In the following item, there is a sentence in which parts have been jumbled. Rearrange the part which are denoted as A, B, C, D, E so that the reordered sentence make a coherent sequence. Again आपको यहाँ पे as a sequence आपको sentence को frame करना है कि सबसे पहले कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए, Who was very fond of reading books said that students. बी नंबर पे है विच आर द ट्रेजर्स ऑफ नॉलेज। सी नंबर पे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी नंबर पे है हु वर द बैकबोन ऑफ द कंट्री। ई नंबर पे है शुड कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। तो बताइए आप इसे किस तरीके से अरेंज करेंगे? इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसके लिए आपका सही ऑप्शन है, सबसे पहले देखिए आपको रीड करना है, रीड करने के बाद आपको इसका आंसर बताना है। तो सबसे पहले तो आपका यही हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद इसके आगे का सेंटेंस क्या होगा? अब इनकी क्या क्वालिटी बताई गई है, तो इसके लिए आपका आगे का जो सेंटेंस होगा वो होगा ए, हु वर वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स सेड दैट स्टूडेंट। मतलब स्टूडेंट का ऐसा कहना है कि उनको बुक पढ़ना बहुत ही पसंद था। ठीक है, इसके बाद देखिए सी हो गया, ए हो गया। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सी और ए जो है वो ऑप्शन सी में ही गिवन है। आगे का देख लेते हैं डी नंबर है आपका हु वर द बैकबोन ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही है। इसके बाद ई नंबर पे है शुड कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग्स बुक। इसके बाद बी नंबर आ जाएगा विच आर ट्रेजर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 97। अब आपको यहाँ पे बेसिकली कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। सबसे पहले है फिक्स आर सेड टू बी बीटर देन बनानास। बी नंबर पे है टेक अ सीट। सी नंबर पे है हाउ टाइम फ्लाइज। डी नंबर पे है आई एम सर्टेन दैट आई शैल गिव योर सेटिस्फैक्शन। अब कॉलम बी में देखिए इंपरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन इसमें से आपको फ्रेम करने हैं। फिर सेकंड में है पैसिव, सी में है कॉम्प्लेक्स एंड आपका फोर्थ नंबर पे दिया है एक्सक्लेमेटरी। तो आपको यहाँ से फाइंड करना है कि कौन कौन से आपके सेंटेंस कॉलम फर्स्ट में गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलम सेकंड को मैच करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपका है फिक्स आर सेड टू बीटर देन बनानास। ये आपके कैसे सेंटेंस है? पैसिव सेंटेंस है। इसके बाद देखिए टेक अ सीट, तो टेक अ सीट के लिए कौन सा सेंटेंस होगा? इंपरेटिव सेंटेंस। फिर सी है हाउ टाइम फ्लाइज, तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी। फिर लास्ट आपका डी बच रहा है आई एम सर्टेन दैट आई शैल गिव योर सेटिस्फैक्शन। एक ही आपका सेंटेंस बच रहा है, ये है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ए का हो जाएगा सेकंड, तो ए का सेकंड इसमें भी है, इसमें भी है। इसके बाद देखिए बी का है फर्स्ट, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 97 के बाद अब देख लेते हैं 98। चूज द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वन हु इज ऑल पावरफुल। तो इसमें से आपको सही स्पेलिंग बताना है कि कौन है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ओमनीपोटेंट, OMNIPOTENT। ये दोनों गलत है और ये भी गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्शन। 99 का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस या सेंटेंसेस विच आर इन पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि पैसिव वॉइस में आप लोगों का कौन सा आंसर सही होगा। सबसे पहले है द अर्थ वॉज बिलीव्ड टू बी फ्लैट, बिल्कुल सही है ये। इसके बाद देखिए, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जे अगर सही है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा ये सारे, और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी आंसर फाइंड कर सकते थे। अब यहाँ पे देखिए फिर के है ही राइट्स अ लेटर बाय पेन, तो ये आप लोगों का गलत सेंटेंस है। एल नंबर पे है यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर, तो ये भी सही है। फिर आपका एम जो है ही विल हैव टॉट मी, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जे एंड एल। ठीक है, अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन
अब देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। फॉर द बिलो असर्शन यानी ए एस एंड रीजन आर, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि अल्टरनेटिव कौन सा है। सबसे पहले असर्शन दिया हुआ है यानी ए एस, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑलवेज कंटेन एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज जॉइंड बाय ए कोऑर्डिनेटिंग। रीजन दिया हुआ है, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज। तो बताइए इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है कि जो फर्स्ट आपका असर्शन दिया है, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑलवेज कंटेंट एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो नहीं होता है, उसमें एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए रीजन जो गिवन है, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज एट लीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ठीक है, आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। और अगर आपको बीएड का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माय यूट्यूब वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यू ऑल हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट। बीएड एंड डीएलएड से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जल्द ही आप लोगों का फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट होने वाला है, तो फॉर्म फिलअप का नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं कि बीएड या डीएलएड से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। इफ यू लाइक माय यूट्यूब वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।